तो सुबह के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो यूएस फेड के आंकड़ों के साथ हो रही है। हालांकि मार्केट इसको समझता था कि 0.25% की ही बढ़ोतरी आएगी, ठीक वैसी आई, लेकिन कमेंट्री में कुछ ऐसा सामने निकल के आ रहा है जिसकी वजह से न केवल यूएस मार्केट्स टूट रहे हैं बल्कि एशियन मार्केट्स भी आज कमज़ोर हैं। हालांकि कमज़ोरी उस तर्ज पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट को जो एक रिएक्शन मिलना चाहिए था। ओवरसोल्ड मार्केट थे कि अगर 0.25 जो मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था वैसा ही नंबर आया, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार गिरे। अब आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये आज के क्रस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि यूएस जो मार्केट से निकल के आया पॉइंट वो था, फेड ने 0.25% की दरें बढ़ाई। ये लगातार 9वीं बार है जब दरों को बढ़ाया गया है। अब बाजार को दरों में 0.25% बढ़त का ही अनुमान था, यानी जितना अनुमान था उतनी ही बढ़ाई गई हैं। आगे क्या होगा? आगे 0.25% की एक और बढ़त की आशंका से बाजार गिर गए। उनको ऐसा था कि शायद इसके बाद ये ना बढ़े, लेकिन उसके बाद अभी भी ये बयान निकल के आ रहा है जेरोम पावेल का कि नहीं, अभी थोड़ी और सख्ती की ज़रूरत है। तो बाजार ने इसको थोड़ा नेगेटिव लिया है। महंगाई को काबू करने के लिए सख्ती ज़रूरी है, ये पावेल का प्रॉपर एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा दरों पर फैसला आगे के आंकड़ों पर निर्भर होगा, और जितनी स्थिति अभी देख के लग रही है ऐसा नहीं लगता कि हाल फिलहाल में फेड अपने कदम थोड़ा पीछे हटाना चाहेगा। भले वो 0.25% कर करके बढ़ाए, लेकिन जैसे 9वीं बार बढ़ी है हो सकता है अगली 10वीं बार भी बढ़ जाए। तो बैंकिंग संकट से पहले दरों में बढ़त को रोकने की चर्चा हो रही थी कि ठीक है बैंकिंग संकट आया, 3 बड़े बैंकों का नाम आ गया, उसके बाद हो सकता है पहले बैंकिंग पे तवज्जो दी जाए। लेकिन पिछले 6-7 दिनों के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के बाद ये जो फेड ने फैसला लिया है कि नहीं अभी थोड़ी और ज़रूरत है, वो सिस्टम, वो तरीका वो अभी भी जारी है इनकी दरों बढ़ाने का। तो ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। ये यूएस मार्केट्स की 2 हिस्सों में आप बांट के देखिएगा। पहला, इसका रिएक्शन यूएस मार्केट्स में नेगेटिव था। एशियन मार्केट्स में भी जो फॉलोअप आ रहा है वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ध्यान इस चीज़ को भी देने की बात है कि यूएस के फ्यूचर्स अब तेज़ है। एक मेगा इवेंट था जो पास ऑन हो चुका है, भारतीय बाज़ारों में भी ये पास ऑन हो जाएगा क्योंकि 0.25% का ही अनुमान था। कमेंट्री को लेकर ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा एक झटका मिला है। ये शायद कमेंट्री थोड़ी ईज आउट भी की जा सकती थी, यानी कि हल्की भी बोली जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सख्त है, इसलिए आप ज़्यादातर बाजार इस समय कमज़ोर देख पा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 48 अंकों के नुकसान के साथ है। अच्छी बात, लेवल्स के हिसाब से 17,000 का बचना है। कल भी हमने बचाया, आज एसजीएक्स निफ्टी भी उसको तोड़ नहीं रहा, जबकि इवेंट, एक बड़ा इवेंट जिसको करीब 15 दिन से बाजार वेट कर रहा था, वो पास ऑन हो गया और वैसा ही हुआ जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आज या तो हम फ्लैट टू माइनर नेगेटिव खोले और उसके बाद का बाजार फिर से देखना होगा कि बाजार इसको कितना डीप कट लेके जाता है। लेकिन डाटा और सारा एनालिसिस करने के बाद समझ में आता है कि फिलहाल थोड़ा बाजार रुक के है तो साइडवेज हो जाएगा। तेज़ गिरावट की उम्मीद थोड़ी कम लगती है। ये यूएस मार्केट्स के आप कल क्लोजिंग देख पा रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास का नेस्डैक, करीब 1.5% के आसपास का दाव ये टूटा है। 32,500-600 बहुत इंपॉर्टेंट है दाव के लिए, क्योंकि इसका एक रेंज है, ये ब्रेक होने पर दिक्कत आती है। 11,500-600 नेस्डैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर अपनी लीन एवरेज के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो कमज़ोर होता है। इन दोनों में से अगर आप देखें तो नेस्डैक की क्लोजिंग 11,500 के ऊपर की है और 32,600 के जस्ट नीचे डाउ जो पहले ट्रेड करा था उसने कुछ एडजस्टमेंट किया है। S&P 500 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट करीब 1.5% की है। एफआईज का कामकाज आपको बता देते हैं, इस समय एफआईज ने कैसे कामकाज किया है। क्वांटम छोटा है, अगर आप एफआईज का नंबर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे नंबर काफ़ी छोटे आए हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से। एफआई सिर्फ 61 करोड़, डीआई सिर्फ 383 करोड़। इसमें जो बड़ा नंबर है या फिर ध्यान देने वाला नंबर है वह इंडेक्स ऑप्शंस का है, 13,000 करोड़ का है। टिपिकली जब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं तो ये नंबर हमेशा बड़ा आता ही है, इस बार भी आया, लेकिन ये मैटर करता है कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। अब ये माइनस का नंबर है, यानी कि बाजार को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस 13,000 की कल जो नेट में फिगर आया है, इसका मतलब ये है कि कल ऑप्शंस में काफ़ी काम हुआ है, जो कि सिस्टमेटिकली इवेंट से ठीक पहले या इवेंट के बाद बनाई जाती हैं। तो इवेंट से पहले के बने ऑप्शन है। अब जब आज का भी आप काम देखेंगे ना, कल आप देखेंगे ना, कल फिर से ऑप्शंस का आंकड़ा बढ़कर आपके सामने आएगा। अगर वो प्लस आ जाता है तो जितनी ऑप्शंस कल
हेज करके गई हैं और सारी की सारी कवर हो जाएंगी। तो आज का मार्केट ये ऑप्शंस के डाटा को ज़्यादा अच्छे से डिक्लेयर करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कल भी नोटिस करा था कि स्टॉक पिकिंग मार्केट के अंदर शुरू हो गई है। आज आप देखें बैक टू बैक सेकेंड डे है जब स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी हुई है 487 करोड़ की। कल इसमें 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। अब हम आज के मेहमान से जुड़ते हैं, उनसे ज़रा एक बार ये समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए इंडेक्स पे जब यूएस मार्केट्स के अंदर से ये खबर आ चुकी है कि 0.25% दरों में बढ़ोतरी हुई है। ध्वनि पटेल आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वनि बहुत शुक्रिया। एक बार पहले जरा इंडेक्स का लेवल सबको क्लियर कीजिए, आज क्या करना चाहिए। एसजेएक्स निफ्टी इवेंट के पास होने पर ज़्यादा डर नहीं रहा, ज़्यादा घबरा नहीं रहा, क्योंकि जो मार्केट को उम्मीद थी वैसा ही आया। आप कैसे रीड कर रही हैं, आपकी आज की योजना तरीका क्या है काम करने का? गुड मॉर्निंग डिम्पी। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जैसे कि हम देख रहे हैं 11,200 का 17,200 का जो लेवल यहाँ पे बन रहा है वो काफी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेवल रेजिस्टेंस का साबित हो रहा है। वहाँ पे हमने देखा है कि पिछले कुछ सेशंस में डेफिनेटली निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस लिया है, बट 17,200 का लेवल हम डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। आज के सेशन में भी खास करके ऊपर की तरफ में 17,200 का लेवल है वो क्रॉस करना जरूरी रहेगा यहाँ से कोई भी निफ्टी पे बुलिश साइड के फर्दर ट्रेड सेटअप्स बनाने के लिए। अगर हम 17,200 ऊपर की तरफ में क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,300 रहेगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 17,400 तक के टारगेट्स अचीव होने का। बट इन केस हम यहाँ पे 17,200 जो कि लग रहा है कि ओवरऑल डेटा यहाँ पे सजेस्टिव है कि उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ में इसकी काफी संभावना है कि हम नीचे की तरफ 17,050 तक का एक स्लिप ले सकते हैं। वहां से फर्दर जो हमारे बॉटम्स फिलहाल बने हुए थे उनको वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। तो आज की सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमें टोटली ऑब्जर्व करना है कि 17,200 ऊपर की तरफ में निफ्टी में डिसाइसिवली क्रॉस हो, तभी उसके बाद कोई भी एक बुलिश साइड के ट्रेड सेटअप यहाँ पे उसमें ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलरली दोनों की फॉर्मेशन सेम ही है। बैंक निफ्टी में भी 40,000 का जो लेवल बनता है वो एक रिग्रेशन ट्रेंड भी अगर हम बनाते हैं डेली से डाउनवर्ड चैनल का, तो उसके अंदर वहां पर ही हमें सेंटर ऑफ द लाइन का एक वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके ऊपर क्रॉस होने पे बैंक निफ्टी में जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा कि हम 40,780 तक का एक अपसाइड दिखा सकते हैं। यहाँ पे 40,000 क्रॉस ना होने पर वापस से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ फिसल सकती है, जहाँ पे 38,530 का लेवल बनता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर हम ऊपर की तरफ के ट्रेड देखते हैं तो पीएसयू बैंक्स को खास करके ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स की कंपेरेटिवली यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा दिखती है। ओके ठीक है, पीएसयू बैंक में ज़रा स्ट्रेंथ दिखती है। आप ये कह रहे हैं कि 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 बैंक निफ्टी के लिए जिस जगह पे हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेक ब्रेक लेवल्स भी हैं। यहाँ से टूटे तो थोड़ा और गिरावट बढ़ेगी, अगर यहाँ इसको बचा लेते हैं तो फिर काम आ जाएगा। कल फ्यूचर्स 40,000 के ऊपर बंद हुए, स्पॉट करीब करीब 40,000 के जाके बंद हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जिस लेवल पे कल क्लोज हुआ है, यहाँ से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए जो आपको एसजेएक्स निफ्टी बता रहा है। अगर ये होगा तो फिर मुश्किल है। तो नहीं, अपने शेयर्स और बता दीजिए एक बार। मेरी तरफ से आज दो रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट यहाँ पे एक डिसाइसिव नहीं हो रही है, तो एक बाई की और एक सेल की रिकमेंडेशन है। फर्स्ट मेरी जो बाई की रिकमेंडेशन रहेगी वो एमसीएक्स में रहेगी। हमने देखा है कि कल की सेशन में हमने फॉलो बाइंग भी देखी है इस सेशन में, और ओपन लो के साथ कल की सेशन हमारी ओपन हुई थी। तो आज की सेशन में इसी को कंटिन्यू करते हुए एमसीएक्स में बाई की रिकमेंडेशन बनती है। आप 1515 के पास या 1518 के पास इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट बनता है वो 1630 का बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 1495 का मेंटेन करना है। दूसरा कोल इंडिया में है। कोल इंडिया में यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड का बना हुआ है। इनके हम डेली चार्ट देखते हैं तो एक रेंज बना रही है ये डाउनवर्ड साइड की, तो सेल रिकमेंडेशन रहेगा कोल इंडिया में। तो आप 214 के पास इसको सेल करिए। टारगेट इसका 209 रहेगा। स्टॉप लॉस इसका 216.50। ठीक है, कोल इंडिया आपकी रिकमेंडेशन है सेल की। 209 का टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक बार बेच सकते हैं। कल भी हमने डेरिवेटिव्स का डाटा चेक किया था, कोल इंडिया थोड़ा कमज़ोर तो है। आज भी हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। 216 का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा। धोनी कोई और शेयर तो नहीं है ना, बस यही शेयर्स हैं आपके प्लस माइनस?
दोनों? बिल्कुल, लोग जी। ठीक है। एमसीएक्स ओके, ठीक है। एमसीएक्स आपका 1630 के टारगेट के लिए, कोल इंडिया आपको शॉर्ट करना है, एमसीएक्स आपको लॉन्ग करना है। गोल्ड के जो दाम बढ़ रहे हैं ना, इससे एमसीएक्स का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड बुलियंस ट्रेड हो रहे हैं इस समय, इसलिए आप एमसीएक्स पे एक बार ध्यान रखिएगा। 1630 एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्वनि को शुक्रिया अदा करने के बाद शरद की तरफ पहुंचते हैं और उनसे समझते हैं कि आज के खबरों वाले शेयर्स, जिसको हम स्टॉक्स टू वॉच कहते हैं, वो कौन से हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स टू वॉच। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में थोड़ा पहले बता देता हूं। तो ऑफ कोर्स याद रखिए कल एफएमसी मीटिंग का अपडेट था, लेकिन अब जो है अलग कंट्रीज में जैसे कि यूके, ताइवान, हांगकांग, उनके भी अब मीटिंग्स जो हैं आज जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस कहेंगे वो देखने लगेंगे। इसके अलावा इंडिगो का आज पहला फिजिकल मीट होने वाला है, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली प्रमोटर इश्यूज को लेके। इसके अलावा अजंता फार्मा का आज आखिरी दिन है जहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप शेयर होल्डर हैं बायबैक के लिए। लेकिन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 2% का जो है अक्रॉस सेगमेंट से प्राइस इंक्रीज होगी 1 अप्रैल से। एचएएल में ओएफएस आज से खुलने वाला है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लगभग 3.5% स्टेक का है और इसका जो फ्लोर प्राइस है 2450 रुपीज़ प्रति शेयर का है, यानी कि 7% का डिस्काउंट पे आ रहा है। एमएससीआई की एडजस्टमेंट के कारण जो है स्टॉक में इनफ्लोज जो होती है, कैश फ्लोज, वो बढ़ सकती है, वो $195 मिलियन हो जाएगी। तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा और इस पे जो ओवरहैंग है स्टॉक का वो भी जो है कंप्लीट हो जाता है, ये ब्रोकरेज का मानना है। आईजीएल बीएचईएल का एमओयू साइन हुआ है जहाँ पे वो अपनी ग्रीन हाइड्रोजन जो वैल्यू है उस चेन पे काम करने वाले। कल अहम गेल की एनालिस्ट मीट थी मार्केट आवर्स के बाद और वहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये कहा है कि जो टैरिफ हाइक है वहाँ पे एक इम्प्लाइड रेवेन्यू गेन जो है 1800 करोड़ हर साल देखने मिल सकता है। और ऑफकोर्स एक सेपरेट पैनल भी देख रही है जहाँ पे ये प्राइस इंक्रीज के ऊपर क्या अपडेट आ रहे हैं और पेटकेम सेगमेंट में भी जो है प्रॉफिट या नियर प्रॉफिट लेवल्स पे आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्री गेल से देखने मिल रही है। लेकिन प्रमोटर स्पेस में भी थोड़ी एक्शंस देखने मिल रही है। ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो लगातार दूसरे दिन प्रमोटर्स ने जो है स्टेक बढ़ाया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स की एक्विजिशन कल हुई है। एचसीएल टेक में इंटरेस्टिंगली 1 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट प्रमोटर्स ने कल खरीदे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैक रहेगा देखने के लिए। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे जो है कंपनी ने स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट किया है, यहाँ पे स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल्स में एंट्री ले रहे हैं और सीडीएमओ स्पेस रहेगा और जो उनकी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बिजनेस है उसको भी बढ़ाने वाले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 करोड़ रुपए अगले 2 साल के लिए। कल जो है बहुत डील्स हो रही थी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो है प्रमोटर मैक्स वेंचर्स ने भी 15 लाख शेयर्स की बिकवाली की और जो बायर हैं ऑलरेडी न्यूयॉर्क लाइफ है जो ऑलरेडी 2.53% स्टेक होल्ड करते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 3% स्टेक अब उनका हो जाएगा। नज़ारा टेक ने भी 73% स्टेक, जो उनकी स्पोर्ट्स आर्म है स्पोर्ट्स कीड़ा, वो प्रो फुटबॉल नेटवर्क्स यूएसए में जो है 16 करोड़ से जो है निवेश की है। ये जो फुटबॉल नेटवर्क होती है वो सॉकर कहा जाता है यूएस में, तो ये फुटबॉल एक्चुअल फुटबॉल नहीं है जो हम कह रहे हैं, पर ये एक टाइप से एक दूसरा टाइप का फुटबॉल है। इसके अलावा इंफ्रा स्पेस में भी बहुत ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। जीआर इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग की जेवी जो है 50-50, उसमें उनको लगभग 3600 करोड़ से ज़्यादा का जो ऑर्डर आया L1 बिडर का। एचजी इंफ्रा लगातार दूसरे दिन L1 बिडर बन रहे हैं। हाईवे प्रोजेक्ट 925 करोड़ का है अमाउंट। एनबीसीसी की बात करें तो उनको भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आया 625 करोड़ रुपए का। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है मिले जा रहे हैं और ये जो है सस्टेन ट्रेंड पूरे पिछले 3 महीने में हम देख रहे हैं। इसके अलावा डेट वाइज देखें तो सिम्फनी जो है रिकॉर्ड डेट बायबैक का मार्च 29 को रखा है और दिग्गज इंफ्रा कंपनी एल&टी ने भी एग्रीमेंट साइन किया मैकफाई के साथ, जहां पे इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है शरद, ये सारे के सारे अहम शेयर बताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि इंडिया में उसको फुटबॉल कहते हैं और विदेशों में उसको सॉकर कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो साथ ही शरद आपको बता रहे थे जब नज़ारा की खबर आपने देखी होगी। खैर एनी हाउ, ये सारे आज के खबरों वाले शेयर्स हैं, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। वमाक्षी सुबह सुबह ये काम करती हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग। आपने आज कौन सी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट देखी हैं और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम गेल के साथ। तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। सिटी की तरफ से खरीदार की राय है लक्ष्य 125 के साथ, और जेपी मॉर्गन की तरफ से हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल की राय आ रही है 115 के टारगेट प्राइस के साथ। सिटी का मानना है कि जो शार्प टैरिफ हाइक देखा है इसी के चलते जो बिजनेस आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और कोई भी वीकनेस अगर दिखाई दे ये स्टॉक में तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट सिटी के लिए गेल उनकी टॉप पिक है गैस सेक्टर में। जेपी मॉर्गन का मानना है कि टैरिफ हाइक और लोअर स्पॉट एलएनजी प्राइसेस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं कंपनी के लिए, मगर जो उनके अर्निंग्स है वो अभी भी वॉलेटाइल रह सकते हैं। सो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, मगर जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। और आखिर में हम फोकस करेंगे एशियन पेंट्स पर। जेफरीज का मानना है कि मार्जिन हेडविंड्स हमने नजर आए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, मगर आउटलुक अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनके जो की रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो नीचे गिर रहे हैं, और ये मार्जिन्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और ग्रोथ में भी पिकअप नज़र आ सकता है इसके चलते। और इसी के चलते जेफरीज ने कहा है कि कोई भी रैली अगर एशियन पेंट्स में दिखे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बेचने की। तो ओवरऑल उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 2570 प्रति शेयर का। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने वमाक्षी रख रही थी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब कमोडिटीज़ की तरफ रुख करते हैं और वहाँ से अमित सजीजा से आज समझते हैं कि गोल्ड सिल्वर पे क्या करना चाहिए, क्रूड पे क्या करना चाहिए, जब एक अच्छा पुल बैक हमको वापस देखने को मिल रहा है 72 से वापस $76 के आसपास पहुँचे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरू करें, इस समय आप ट्रेंड कैसे देख रहे हैं, थोड़ा और बढ़ेगा क्या? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली कल की जो फेड मीटिंग के बाद हमने देखा एक रिलीफ रैली हमें देखने मिली है गोल्ड और सिल्वर में पिछले 2 दिनों के गिरावट के बाद। तो इसके चलते आज एक गैप अप ओपनिंग हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही देखने मिल सकती है, और मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 59,500 और चांदी में करीबन 70,000 तक के टारगेट्स हम देख पाएंगे। और आज के सेशन में जनरल जो टेंडेंसी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। ओके, ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स की होनी चाहिए। तो सर एक चीज़ आप मेरे को और जरा और बताइए, इस समय क्रूड के अंदर क्या किया जाए? देखिए, कल का जो इन्वेंट्री डेटा हमने देखा था हालांकि पॉजिटिव था, बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंटेड है। हमने कच्चे तेल में लगभग $4 से $5 की एक रिलीफ रैली पिछले 2 या 3 सेशंस में आते हुए देखी है बड़ी गिरावट के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का रुख हमें देखने मिलेगा आज के सेशन में। 5880 5900 के आसपास M6 में भी एक रेजिस्टेंस है, तो ऐसा लगता है कि एक मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने मिलेगा, और 5700 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी प्योरली इंट्राडे बेसिस के लिए। ओके, ठीक है सर, लास्ट में एक बार जरा बेस मेटल के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा आपको बुलिश और कौन सा बियर लग रहा है? जी, देखिए, मेरे हिसाब से जो वीकर मेटल है वो एल्यूमिनियम है। हमने लगातार देखा है कि ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिख रहा है, और कल 200 के करीब के क्लोजिंग आते हुए देखे हैं। जब तक ये 206 से 207 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी, और 197 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। लेकिन रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्गर मेटल है वो कॉपर है, जो लीडर ऑफ द पैक है, और यहाँ पर डिप पे बाइंग करके चला सकता है 768 के आसपास। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 776 टू 778 के लेकर चला जा सकता है। ओके, ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सुबह सुबह समय देने के लिए, बताने के लिए गोल्ड सिल्वर बेस मेटल इस समय क्रूड इन सब पे क्या किया जाए। बेसिक कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, उन्हीं सभी कमोडिटीज़ के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे अमित सजीजा देते हुए। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं। एक बार स्क्रीन पर सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आएंगी, आप वो भी एक बार ज़रा नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर एक अहम जानकारी के तौर पर आपके सामने कुछ इवेंट्स वगैरह भी रखेंगे। पहले ट्रेडिंग कॉल्स पे आते हैं। सुबह हमने रेलिगेट सिक्योरिटी से बातचीत की, वो ये कह रहे थे कि SRF आज के लिए देखा जा सकता है, उनकी लिस्ट में है, टारगेट है 2530 का, आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2310 का। केमिकल वाले शेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, ये एक चुनिंदा और बेहतरीन केमिकल शेयर्स। आप कल मार्केट का रिदम देख पा रहे थे, और SRF का देखेंगे चार्ट आपको तो दोनों को अलग दिखेगा, इसमें ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ थी। दूसरा, LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी बैन में है, इसका जो पीयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस वो शॉर्ट में है, आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो रखना है 346 का, और टारगेट होगा 330 का। ये वीक कैंडिडेट है, कल के
ठीक मार्केट यानी कि रेंज वाले मार्केट के अंदर ये थोड़ा कमज़ोर बंद हुआ था। आते हैं 5 पैसा से जब हमने व्यू पॉइंट लिया पावर ग्रिड को लेकर, वो कह रहे हैं कि टारगेट रखें 236 का। ये थोड़ा स्लो मूवर है, चलता धीरे धीरे है, बट हाँ जब भी चलता है तो 2-3 दिन का एक्सटेंडेड मूव देता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 216 का। एल्केम लैब पे आपका टारगेट है 3310 का। 3140 का आपका स्टॉप लॉस है। एल्केम 2 वजह से देखिएगा, पहला एक तो डिफेंसिव है, दूसरा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे दवा से जुड़े हुए काम करती क्रोसिन का है इसके पास काम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एल्केम का ब्रेकआउट अच्छा है, डेरिवेटिव डाटा अच्छा है। दूसरा शेयर जो 5 पैसा दे रहा है, यस माफ़ कीजिए, एंजल वन से जो हमको मिला हुआ है सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स का ये भी प्ले है। यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा करीब करीब 992 का। 956 का एक स्टॉप लॉस रखें आप। रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो आपको बराबर मिल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आज शुरुआत में आपको SGX निफ्टी थोड़ा नीचे मिलता है, हो सकता है 972 वाला आपको 968 पे मिल जाए, तब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा, तो फिर आप प्लस कर लीजिएगा। इसलिए प्लस की कॉल्स पे आप ज़्यादा ध्यान देना है। आज आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट मिल जाए। डाबर भी आप बाय करके चल सकते हैं, 555 का टारगेट है इसके अंदर, और स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको देना है 528 रुपये का। ये कुछ एक स्टॉक्स है जिस पे आप ध्यान रखेंगे। आते हैं इवेंट्स टू वॉच पे। आज के इवेंट कौन कौन से, इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए हमने उसका एक पूरा कंपाइल करके आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहला इंडिगो, पहली बार एनालिस्ट मीट करने जा रहा है, आमने सामने होंगे, तो काफ़ी सारे जो भी पत्रकारों के सवाल होंगे उसके बारे में, जो एनालिस्ट के सवाल होंगे उसके बारे में वो जवाब देंगे, तो इंडिगो पे आप ध्यान रख सकते हैं। अजंता फार्मा शेयर बायबैक के लिए खरीदारी का आज आखिरी दिन होगा। तीसरा IGL और PFC इंटीरियम डिविडेंड पर विचार करने के लिए आज इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, तो ये शेयर भी इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज के नाम से है, इनका राइट इशू आज बंद हो रहा है। सेटिन क्रेडिट केयर पे खबर है कि पूंजी जुटाने पर बोर्ड आज विचार कर सकता है। सेटिन क्रेडिट केयर, आदित्य बिरला AMC पे ध्यान रखिएगा, साथ ही BL पर, क्योंकि डिविडेंड के लिए खरीदारी का आज आखिरी दिन है, उसका आप डिविडेंड के बेनिफिशियरी नहीं होंगे। ग्लेन लाइफ और सेल पे डिविडेंड के लिए खरीदारी का आज आखिरी दिन है। मिश्रित धातु आज एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो हमने आपके लिए कंपाइल करके रखे हैं, ताकि जब आप इनको मार्केट में ट्रेड करें आपको इसके बारे में पता हो कि आज क्यों एक्स डिविडेंड या डिविडेंड का आखिरी दिन है इसके अंदर, या जो और खबरें हमने आपके सामने भी रखी हैं। आगे बढ़ता है, अब एक अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी के नॉमिनीज को अवार्ड दिया गया। उनको सेरेमनी थी राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन सबको सम्मानित किया। इसमें 2 नाम थे जो कि उद्योग जगत से या फिर कहें कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे। पहले तो उद्योगपति आदित्य बिरला, आप बिरला ग्रुप को जानते ही हैं। आइडिया के अलावा और भी कई ऐसी कंपनीज़ हैं उनके पास जो कि जेम ऑफ द कंट्रीज़ हैं, तो उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया। पद्म भूषण सम्मान से इनको नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मान से नवाजित किया। इसके अलावा जो दूसरे बड़े कैंडिडेट थे वो थे बिग बुल राकेश झुंझुनवाला। उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार उनको दिया गया। उनकी जो पत्नी है रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने ये सम्मान ग्रहण किया राष्ट्रपति के हाथों। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पद्म भूषण श्री कुमार मंगलम बिरला। श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, उनकी पत्नी श्रीमती रेखा झुंझुनवाला।